Hello lovelies, welcome back to the channel. My name is Gufrana Asmat and this is session 7 of Prelims Instant Revision Series for the subject Environment and Ecology. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आज का टॉपिक्स. So we'll be seeing total of 8 topics today. First is One Sun, One World and One Grid. ये क्या है? What is a RAISE initiative, मैत्री program, decarbonizing transport project of India, something about Project Lion, पन्ना टाइगर रिजर्व, इसको रिसेंटली यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस मिला है, समथिंग अबाउट इंडियन बुल फ्रॉग एंड यूनेस्को का नेचुरल साइट्स. तो इन टोटल देयर आर 7 यूनेस्को का नेचुरल साइट प्लस 1 मिक्स्ड साइट. तो ये टोटल आज ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड. ओके, so why was it a news? It was a news because recently the government of India has called for bids to roll out the One Sun, One World and One Grid plan. What is this plan? This plan mainly focuses on a framework for facilitating global cooperation. On what? On building a global ecosystem of interconnected renewable energy resources. और renewable energy resources में भी कौन सा energy resources? Mainly solar के लिए. इसलिए नाम से हमें पता चल रहा है वन सन. ओके, सो क्या की पॉइंट्स रहा है इस इनिशिएटिव का, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव का? द विजन बिहाइंड दिस इज द सन नेवर सेट्स and it is a constant at some geographical location globally at any given point of time. Okay, so this is like so far the most ambitious scheme taken by any country, and as I said, this plan was proposed by government of India. Okay, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए है, सोलर एनर्जी के लिए. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन दिस दैट कि इस प्रोग्राम को टेक्निकल असिस्टेंस मिलने वाला है वर्ल्ड बैंक के थ्रू. ओके, सो वर्ल्ड बैंक विल बी प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट. तो इसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कितना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. उतना ज़्यादा फैक्ट्स में हमें नहीं जाना है. ठीक है, विजन को याद रखना, द सन नेवर सेट्स. ओके, वर्ल्ड बैंक हमें इसमें असिस्ट करने वाला है. एंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ओके, then see, the location of India is like India is in the middle. Okay, and the solar spectrum can be divided into 2 zones, east side और west side. तो हमारा ईस्ट, जैसे कि ये हमारा कंट्री हो गया इंडिया. ओके, ये हमारा कंट्री हो गया इंडिया. इधर ईस्टर्न साइड में हमारा कौन कौन सा कंट्री आ जाएगा? यहाँ पे म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और वेस्ट में हमारा इधर क्या आ जाता है? जैसे हमें पता है इधर आ जाता है हमारा मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका. तो इंडिया विल बी इन द मिडिल और स्पेक्ट्रम ऐसे डिवाइड होगा. एंड दिस प्लान विल बी कैरिड आउट इन 3 phases. ओके, सो फर्स्ट फेज में इट विल डील विद मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो जनरली नेबरिंग है. सेकेंड फेज में इट विल डील विद दोज कंट्रीज एंड विल गेट इंटरकनेक्टेड विद अफ्रीकन पावर पूल्स. ओके, और थर्ड फेज में इट इज़ फॉर द ग्लोबल इंटरकनेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इनिशिएटिव. ओके, तो ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? प्रपोज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये एक चीज़ दिमाग में रखना. ओके, अब हम देखने वाले हैं रेज इनिशिएटिव के बारे में. रेज इनिशिएटिव क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओके, दिस इज रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जो रेज का फुल फॉर्म हुआ. इट्स अ नेशनल प्रोग्राम एंड दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड. अब इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये आपको याद रखना है. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. ओके, एंड द एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको उजैड बोलते हैं. ओके, उजैड मैत्री program. Okay, so RAISE initiative can potentially alleviate the issue of bad air quality in workspace across the nation and pioneer ways to make them healthier and greener. Okay, तो RAISE initiative किस चीज़ से related है? It's related to the air quality. अब मैत्री प्रोग्राम क्या है? हमने मैत्री देखा इसमें. हाँ, मैत्री, the full form of मैत्री is market integration and
ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये मैत्री का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैत्री क्या है? मैत्री इज़ अ पार्ट ऑफ द यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन, किस चीज़ का पार्टनरशिप है? बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड यूजैड। यूजैड जो यूएस की हो गई, एंड इट इज़ एमिंग टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी as a standard practice within buildings and specially focuses on cooling. तो दिस इज ऑल अबाउट रेज इनिशिएटिव। किसने स्टार्ट किया है? ये दो आपको याद रखना है कि किसका इनिशिएटिव है, EESL एंड UZAD। मैत्री प्रोग्राम के अंदर आता है, और मैत्री प्रोग्राम क्या है? इंडिया एंड यूएस का बायलैटरल पार्टनरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड UZAD का। ओके, दिस थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस स्लाइड, द सेम थिंग। ओके, जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट वंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या था? नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम of OECD jointly launched the Decarbonizing Transport in Emerging Economies project in India on June 24। ओके, डेट तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जून 24 को ये लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD। प्रोजेक्ट क्या है? ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 5 ईयर का ये प्रोजेक्ट है। ओके, दैट विल हेल्प इंडिया डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सपोर्ट सिस्टम। ओके, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडलिंग टूल्स एंड पॉलिसी सिनेरियो। ये एक टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क है इंडिया के लिए। ओके, सो द इंडिया प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, decarbonizing transport in emerging economies, DTEE. Okay, it support transport decarbonization across different world regions. अब अभी इसका करंट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन सा है? ओके, करंट पार्टिसिपेंट decarbonizing ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का है हमारा, ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया, अर्जेंटीना। ओके, यू माइट बी नोइंग, इंडिया एशिया में हो गया अपना, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में हो गया हम अपना अज़रबैजान। बताओ अज़रबैजान कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया अगेन, एंड मोरक्को। मोरक्को कहाँ हो गया हमारा? अफ्रीका। कैपिटल बताना अर्जेंटीना का, अज़रबैजान का, मोरक्को में, कमेंट सेक्शन में। तो ये करंट पार्टिसिपेंट कंट्री है। जो हमारा DTE है, जो मैंने बताया, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज इन कोलैबोरेशन बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF, ठीक है, and the Wuppertal Institute supported by International Climate Initiative of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, ये इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। अब इंडिया को इससे कैसा हेल्प होगा? ठीक है, द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया इज द थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग सेक्टर। कौन सा? ट्रांसपोर्ट सेक्टर थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस एमिट करता है। अभी देखना, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा फर्स्ट है ग्रीन हाउस एमिट करने में, तो ये क्या ट्रू होगा स्टेटमेंट? नो, फॉल्स होगा, बिकॉज इट इज़ द थर्ड। तो फर्स्ट कौन सा सेक्टर है? चलो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सेशन में आई विल गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर इट इज़ द थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस एमिटिंग सेक्टर, वाइल द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम, चलो मैं अभी बता देती हूँ। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रोड सेक्टर, okay, comes from the road transport sector. Out of the total carbon dioxide emission in India, 13% comes from transport sector. तो अगर if like we are doing it for this, तो सोचो अगर एक टेलर मेड अप्रोच लेकर के चलेंगे हम, तो फिर ये कितना बेनिफिशियल होगा हम लोगों को, बिकॉज ट्रांसपोर्ट सेक्टर थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है। अब ITF के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि ITF ऑफ OECD क्या है। ओके, ये 2006 में क्रिएट किया गया था बाय मिनिस्ट्रीज फ्रॉम 43 कंट्रीज। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ITF के बारे में आपको ये जानना है कि ITF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कहाँ? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये हो गया हमारा डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं
प्रोजेक्ट लायन के बारे में। ओके ऐसे प्रोजेक्ट लायन एंड ऑल आई थिंक मैंने सिमिलर टॉपिक कवर किया हुआ है प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स में, जस्ट गो एंड लाइक वॉच इट वन मोर टाइम। ओके बट लाइक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लाइक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये सारा जो टॉपिक होता है, प्रोजेक्ट लायन, टाइगर एंड ऑल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इन सब चीज़ों का रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि प्रपोज किया गया है, लाइक दे हैव आइडेंटिफाइड 6 रीलोकेशन साइट्स अपार्ट फ्रॉम दिस साइट, कूनो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर प्रोजेक्ट लायन। पहले इस चीज़ को किया गया था, अब 6 मोर साइट्स आइडेंटिफाई की गई है। ओके अभी प्रोजेक्ट लायन क्या है? प्रोजेक्ट लायन दिस वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 15, 2020। किसने अनाउंस किया था प्रोजेक्ट लायन को? मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, ही अनाउंस्ड दिस। ओके एंड दिस program has been launched for the conservation of Asiatic lion. Okay, this project will involve habitat development by engaging in modern technologies, किस चीज़ में? मैनेजमेंट as well as addressing the issue of, किस चीज़ का इशू? addressing the issue of diseases in lion. ओके तो अब हम साइट्स देख लेते हैं, कौन कौन सा साइट्स आइडेंटिफाई किया गया है इस चीज़ के लिए। तो इन साइट्स का नाम आप लोगों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ माधव नेशनल पार्क, कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश। सीता माता वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कहाँ? राजस्थान। ठीक है, माधव, M फॉर माधव, मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश। सीता माता राजस्थान, कहाँ है? राजस्थान। देखो राजा, हाँ राम भगवान राजा थे, सीता माता ऐसे राजस्थान। मुकुंद्रा राजस्थान, अगेन राजा क्या पहनते हैं? एक मुकुंद्र हुआ ना, जैसे क्राउन। ठीक है, राजस्थान मुकुंद्र। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, याद कर लेना इस चीज़ को। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो कुंभलगढ़ लाइक ऐसे फोर्ट वाला नाम सब कहाँ आता है? राजस्थान। और एक साइट है जेसोर बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एडजॉइनिंग लैंडस्केप गुजरात, याद करना होगा आपको इस चीज़ को। ठीक है, तो ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये न्यू प्रपोज साइट्स है, याद कर लेना इन साइट को। एशियाटिक लाइन्स जो हमारा है वो IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और इनका पॉपुलेशन कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है? गिर नेशनल पार्क। ओके गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है बताना? इट इज़ इन गुजरात। ओके चलो फिर ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व, दिस टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट अ यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस रिसेंटली। ठीक है, अभी पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? इसका लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश में है। क्या पन्ना टाइगर बता सकते हो? पन्ना टाइगर रिजर्व, नॉट पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना दैट प्लेस इन मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर व्हाट? वो गाना सुना है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ओके तो ये दिस रीजन इज़ फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग। ये जो गाना बचपन में सुना होगा आपने, डायमंड, हीरा मुझे मिल जाए। सो दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर डायमंड्स। ओके तो मध्य प्रदेश का पन्ना नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, देखो सारा नेशनल पार्क, इंडिया का सारे स्टेट का नेशनल पार्क टिप्स में याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप इजीली न्यूज़ को फॉलो कर पाओगे। जो भी नेशनल पार्क एंड ऑल न्यूज़ में आएगा तो यू विल नॉट हैव टू मग इट अप। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, फ्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि ऑब्वियसली आप सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं याद कर सकते हो। चलो यहीं पे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताना इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट और बिगेस्ट टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क? चलो नेशनल पार्क कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। तो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है पन्ना टाइगर रिजर्व को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ओके ये कहाँ सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? विंध्याज में। हो गया विंध्या। और कौन सी रिवर फ्लो करती है? केन रिवर। और केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो इसमें याद करनी है वो ये है कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड विद इन द टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलो
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन बुल फ्रॉग। देखो ये जो इंडियन बुल फ्रॉग है ये किसके तरह रिजेंबल कर रहा है, देखो देख के बताना। पिक्चर देखो, ये रहा इंडियन बुल फ्रॉग कि किसके तरह रिजेंबल कर रहा है। ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा टाइगर के जैसा, दिख रहा है ना, देखो थोड़ा थोड़ा टाइगर के जैसा। तो ये जो इंडियन बुल फ्रॉग है इसका साइंटिफिक नेम देखो क्या है, होप्लोबैट्रिचिस टाइगरनस। ठीक है, ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है साइंटिफिक नेम को याद करना, बट देखो ये थोड़ा थोड़ा टाइगर की तरह दिखता है। इसको कॉमन गोल्डन फ्रॉग भी बोलते हैं, ग्रीन फ्रॉग बोलते हैं, टाइगर फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, इसका IUCN स्टेटस जानना इंपॉर्टेंट है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है और ये Schedule 4 में आता है, नॉट इन Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, इट कम्स इन Schedule 4 along with Schedule 3। Schedule 3 का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन विथ लेसर पेनल्टी। तो ये जो इंडियन बुल फ्रॉग है इट इज़ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन देखो, नॉट नेटिव टू इंडिया, इट इज़ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल में पाया जाता है, तो ये क्या स्टेटमेंट गलत होगा? नो, इट विल बी करेक्ट बिकॉज ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रॉग है, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रॉग ऑफ इंडिया। सी, लार्जेस्ट फ्रॉग फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ऑब्वियसली इंडिया का ये लार्जेस्ट फ्रॉग हो जाएगा। ठीक है, ये इंडियन बुल फ्रॉग टैडपोल्स ये कार्निवरस होते हैं। ये अदर क्या बोलते हैं उसको, टैडपोल्स जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोग का अपने स्पीशीज़ वाले भी इंक्लूडिंग देयर ओन स्पीशीज़ इसको ये खाते हैं। ठीक है, इनका एक फीचर है लाउड क्रोकिंग कॉल अट्रैक्ट्स द अपोजिट सेक्स बट ऑल्सो प्रेडेटर्स। ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है इस चीज़ को। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे मेंशन नहीं है मैं बता देती हूँ, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है ऑन दी आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ओके, ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होता है, इज अ स्पीशीज़ दैट इज एक्सीडेंटली या फिर आर्टिफिशियली, अगर इफ इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बायोस्फीयर वेयर इट इज नॉट नॉर्मली फाउंड in the absence of natural predator, as it generally happens, the invasive species thrives and causes economic and environmental damage due to the imbalance created by its introduction। तो ये हो गया हमारा इंडियन बुल फ्रॉग के बारे में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। अब हम नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखते हैं इंडिया में कितना है। मैंने बताया टोटल हमारे इंडिया में 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और एक मिक्स्ड साइट है जो आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो देखो इसका सीक्वेंस भी याद होना इम्पॉर्टेंट है कि पहले किसको मिला, लेटेस्ट किसको मिला, एंड ये ईयर भी याद करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, लोकेशन तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखना बहुत सारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो आ जाएगा। अगर आपको इन सब चीज़ों का आइडिया है तो लोकेशन याद करना इन सब चीज़ों का बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं सबसे पहला कौन था, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बेनिफिट क्या होता है, मतलब क्यों हम किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं? बिकॉज इट ब्रिंग्स इंटरनेशनल अटेंशन टू द नीड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द साइट। ठीक है, उसके बाद हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करेगा। ठीक है, यूनेस्को फंड्स प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, फॉर रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रेनिंग, अगर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, और इफ़ अगर किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है, द साइट बिकम्स प्रोटेक्टेड अंडर द जिनीवा कन्वेंशन। Oh, the dogs are barking outside. Convention against destruction or misuse during wartime. Okay, it enables access to the global project management resources। तो बहुत सारा बेनिफिट्स है, इसलिए हर कंट्री चाहती है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आ जाए। तो हमारा कितने साइट्स को मिला हुआ है इंडिया में? टोटल 7 साइट्स, और एक हमारा मिक्स्ड कैटेगरी का साइट है। ओके, ये मिक्स्ड है। कंचनजंगा माउंटेन्स, पता है कंचनजंगा माउंटेन्स? तो कंचनजंगा या फिर जंगा नेशनल पार्क इज द ओनली इंडियन साइट अंडर द मिक्स्ड कैटेगरी, ये मिक्स्ड कैटेगरी में आता है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा, 1985 में 3 साइट्स को लिया गया।
मानस, क्योलादेव एंड काजीरंगा। मानस कहाँ है? असम में। ओके, नेक्स्ट इज क्योलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में एंड काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। तो ये दो आसाम का और एक राजस्थान का 1985 में 3 साइट्स को लिया गया। फिर नॉर्थ ईस्ट आसाम, ठीक है, फिर इधर वेस्टर्न साइड में राजस्थान, फिर ऊपर आओ वेस्ट बंगाल। 2 साल के बाद 1987 में वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस नेशनल पार्क को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया। ओके, उसके बाद फिर 1 साल के बाद 1987 के बाद 1988 में एक नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है उनको दिया गया। ओके, तो वैसे तो नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में ही दे दिया गया था, 1988 में ही दे दिया गया था, और वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स इसको 2005 में दिया गया, बट हम इसको एक में ही काउंट करते हैं। ओके, 1988 इसमें एक साथ ही काउंट करते हैं, इनको मिला, ठीक है। फिर हमारा मिला वेस्टर्न घाट्स को 2012 में। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा रिसेंट हो रहा है, तो ये आपको बहुत पता होना ही चाहिए कि टोटल 7 साइट्स है। फर्स्ट हमारा मानस को मिला था 1985 में, 3 साइट्स को मिले थे, ठीक है। और लेटेस्ट हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश, जो कि 2014 में मिला है इसको, ठीक है। ये आपको टिप्स में याद होना चाहिए। और वेस्टर्न घाट्स जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, सारे जो वेस्टर्न घाट का रीजन है वो। 1 मिनट। ओके, सो हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा ये साइट्स के बारे में। तो पढ़ा ना हमने काजीरंगा 1985, तो काजीरंगा आपको पता है 1 हॉर्न राइनोसरस के बारे में फेमस है। इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो लॉर्ड कर्जन है उनकी वाइफ, शी वंस विजिटेड हियर एंड शी वाज अनेबल टू सी अ सिंगल राइनोसरस इन दैट रीजन, सो शी अर्ज्ड हर हस्बैंड टू टेक मेजर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ प्रिजर्वेशन एंड देन लाइक नाउ वी हैव लाइक इंडिया में हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ राइनोसरस वहाँ पे मिलता है, ठीक है। देखो इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ राइनोसरस हमें काजीरंगा में मिलता है, लेकिन हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ मिलता है? पवित्रा में। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, पवित्रा, ओके, यहाँ हमें मिलता है डेंसिटी सबसे ज़्यादा। और काजीरंगा में हमें बहुत सारी, फर्स्ट चीज़ आपको याद रखना, ये आसाम में बचपन से ही पढ़ रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, हुलॉक गिबन, टाइगर, लेपर्ड, जेंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है, ऑटर, बफलो, सांबर, स्वाम डियर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मानस, ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, जो मैंने आपको बताया आसाम में है, ठीक है। इसका नाम मानस क्यों है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द गॉडेस मानसा। ओके, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड होम टू अ नंबर ऑफ endangered species। असम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, ये सारे endangered कैटेगरी के हैं। ओके, इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि दिस पार्क हाउसेस मोस्ट endangered species than एनी अदर इन इंडिया, ठीक है। देखो 1985 में 3 साइट्स था, मानस ये जो हमने कवर किया, एक काजीरंगा हो गया, फिर राजस्थान में एक था क्योलादेव, ठीक है। क्योलादेव नेशनल पार्क जो है राजस्थान का, इसको भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 366 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हंटिंग बैन किया गया है एंड इसको एक पनिशेबल ऑफेंस भी मानते हैं। दिस प्लेस इज अ रिमाइंडर ऑफ अ रिच बायोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्योलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट 1985 में 3 हुआ, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया 1 मिनट, ठीक है, 85, उसके बाद हमारा 1988 में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स हुआ हमारा, ठीक है। 87 में एक साइट था सुंदरबंस। ओके, नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी इज इन उत्तराखंड, ओके। एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंचनजंगा इज नोन टू शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल, है ना। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट तो हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया का नहीं है ना, माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल, ओके। सो इस जो नंदा देवी है, इस माउंटेन का 2 पीक है। द ईस्टर्न पीक नेम्ड सुनंदा देवी, it has its importance back from the era of Puranas and Upanishads.
remarked several times in mythological work of the Hindu. इसका हाइट अबाउट 6400 किलोमीटर है. वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है नियर नंदा देवी पीक, 8 किलोमीटर्स लेंथ में आता है. देखो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, एंड दिस प्लेस इज होम टू 600 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. सो नंदा देवी आपका कहाँ है? उत्तराखंड. वैली ऑफ फ्लावर्स आपका कहाँ है? उत्तराखंड. लोकेशन याद रखना. फिर सुंदरबंस 1987 में, या 87 में सुंदरबंस था. एंड सुंदरबंस के बारे में आपको पता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रिजर्व ये है. ओके, एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया. ऑब्वियसली वर्ल्ड का है तो इंडिया का भी होगा. कवर्ड मोस्टली बाय डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट. कहाँ पे लोकेटेड है? डेल्टा रीजन में. ठीक है, फॉर्म बाय द रेंजेस इन द बे ऑफ बंगाल. ओके, ये फेमस किस चीज़ के लिए? रॉयल बंगाल टाइगर. सुंदरबन नेशनल पार्क इज नोन एज टाइगर रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, यहाँ पे हमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखने को मिल जाता है. ठीक है, टाइगर पॉपुलेशन यहाँ की काफ़ी अच्छी है. फॉर ऑल दीज रीजन्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडियन हेरिटेज साइट. ओके, ओके, सो दिस इज़ वेस्टर्न घाट. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट फेमस क्यों है? वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंक्लूडिंग मेनी नेशनल पार्क. लाइक वेस्टर्न घाट इट्स नॉट लाइक वन एरिया और समथिंग. देखो कितने सारे स्टेट्स को लेकर के वेस्टर्न घाट्स बनता है. ठीक है, नीचे से आप स्टार्ट करो, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स को शायदरी बोलते हैं, गोवा. सो ये वेस्टर्न का सारा जो रीजन है इसको मिला करके वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं. यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी है, अमॉन्ग टॉप 8 इन वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट लोकेशन. ठीक है, 325 स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फाउना मिलती है, जिसमें इंडेंजर्ड, रेयर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट्स. तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट साइट हो जाती है. ठीक है, अभी ये लेटेस्ट हमारा मिला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, 2014 में मिला था इसको. ठीक है, ये हो जाता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क. कहाँ लोकेटेड है? कुल्लू रीजन, नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश. ओके, देन इसके बारे में हिमालयन तहार याद रखना. कहाँ मिलता है हिमालयन तहार? स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, मस्क डियर. ओके, ये सारा हमें इस रीजन में मिलता है. इट इज़ वन ऑफ द न्यूअर एडिशन टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. और यहाँ पे कैसे टाइप का फॉरेस्ट मिलता है? कोनीफेरस फॉरेस्ट. ऑब्वियसली ये माउंटेनियस रीजन है, तो माउंटेनियस रीजन में किस टाइप का प्लांट्स ट्रीज हमें मिलता है? कोनीफेरस. ये कोनीफेरस उसको बोलते हैं, तो कोनीफेरस. ओके, चलो फिर, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि यू लाइक्ड ऑल दी टॉपिक्स एंड यू अंडरस्टूड. हम जितना भी टॉपिक्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पास्ट ईयर में आया है, तो उसमें से लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा चांसेस है यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम करने का, वी सेलेक्ट ऑल दोज टॉपिक्स ओनली फॉर आवर दिस सीरीज. तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि लाइक आवर एफर्ट विल गेट पेड ऑफ. थैंक यू. चलो, बाय बाय.